हंगामा टाइम्स की मुहिम जिन संस्थाओं ने सामाजिक क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाई। नमस्कार मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। अब हंगामा टाइम्स पहुंचेगा उन सामाजिक संगठनों के पास और दिखाएगा उनके कार्यों को आपको, जिस प्रकार से कोरोना लॉकडाउन में आम जनमानस त्रस्त था और संस्थाओं ने मुख्य धारा में आकर के उन समस्याओं का निवारण करने का बड़ा काम किया था। आइए देखते हैं हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ की एक रिपोर्ट, किस प्रकार से सामाजिक संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई थी कोरोना लॉकडाउन के चलते। कर्तव्य करें, अधिकार मांगे, गिव माई राइट्स। जागरूकता व एकता ही समाधान है। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। हमेशा हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको कुछ खास दिखाने का प्रयास करता है। उत्तर प्रदेश और देश में कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप आज भी नहीं थमा, जहां आम जन का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जहां आपको बता दें कहीं प्रवासी मजदूरों की हालत खराब तो कहीं आम जन का जीवन बिल्कुल ही टूट गया है। जहां रोजगार की बात करें तो आज भी लोग लॉकडाउन और कोरोना वैश्विक महामारी के प्रकोप से उभर नहीं पाए हैं। कहीं राशन नहीं तो कहीं जिंदगी में लोगों के पास रोजगार नहीं। जैसा कि आपको बता दें, देश में लाखों करोड़ों सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन आखिर सरकार भी जिस तरह से कई विभागों के माध्यम से लॉकडाउन या इस वैश्विक महामारी में लोगों की मदद करती नजर आई, लेकिन आखिर जिस तरह से उन सामाजिक संस्थाओं ने आम जन की मदद की, जिन्हें किसी भी तरह की राशि, किसी भी तरह का सहयोग सरकार या किसी भी विभाग द्वारा नहीं मिला। आखिर आज हम आपको लेकर आए गिव माई राइट्स के डायरेक्टर नरेंद्र विक्रम जी के पास, जिनसे जानते हैं कि आखिर कोरोना काल में जिस तरह से उनकी संस्था ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां पर बेजुबान जानवरों के लिए राहत सामग्री और भूखे मानव के लिए राहत सामग्री, राशन और जगह जगह प्रवासी मजदूरों के लिए राशन, लंच पैकेट, कई तरह की व्यवस्थाएं संस्था ने कराई। आज हमारे साथ खास बातचीत में नरेंद्र विक्रम सिंह, जिनसे जानते हैं कि गिव माई राइट्स, जिस तरह से अभी हमने उनके स्लोगन को भी दिखाया कि कर्तव्य करें फिर अधिकार मांगे। आइए जानते कि आखिर प्रमुख बड़ा उद्देश्य क्या रहा, किस तरह के कर्तव्य करें और आखिर किस तरह का अधिकार मांगे। तो विक्रम जी, आखिर बताएं कि किस तरह से देखते हैं वैश्विक महामारी के प्रकोप को, और लगातार आम जन की मदद भी आप लोग कर रहे हैं। गिव माई राइट्स आखिर किन उद्देश्य, किन एजेंडों पर काम कर रहा है और मानव हित के लिए प्रमुख क्या क्या कार्य आप लोगों ने शुरू किए? नमस्कार विक्रम जी। कोरोना महामारी जो है ये तो एक विश्व आपदा है और इस आपदा में बहुत से देशों के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। हमारे देश की सरकार ने बहुत कोशिश की कि इसका जो नुकसान है वो किसी तरह से मिनिमाइज़ किया जा सके, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियां थीं, जो उनकी योजनाएं थीं, उनके एग्जीक्यूशन में देखा गया कि बहुत सी जगह पर लापरवाहियां हुई और उसकी वजह से बहुत से जो निचले तबके के लोग थे, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जिनका कोई ऐसा पुख्ता कामकाज नहीं था, जिनके पास छोटी पूंजी थी, उनको समस्याएं बहुत सी हुई। तो ऐसे समय में हम सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि प्रत्येक देशवासी जो समर्थ है वो अपने आसपास के 9 लोगों को गोद ले और उनकी पूरी देखभाल करे। तो एक तरह से इसी प्रयास में हमारी संस्था ने भी, हमारी संस्था गिव माई राइट्स, जो लोगों के अधिकारों के विषय में लोगों को जागरूक करती है, लोगों को उनके अधिकारों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करती है, सरकार के द्वारा जो चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के विषय में लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का काम और सरकार की बात को लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। तो इन सब कामों के साथ हमें ये लगा कि हमारा कर्तव्य है कि एक ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना महामारी की वजह से उपजी समस्याओं के लिए पीड़ित है, तो हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। अब इस समय में बहुत से लोगों को भोजन की समस्या थी, बहुत लोग जो कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से पीड़ित थे, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे किसी को टीबी हो या अन्य जो बीमारियां आती हैं, उन सारी बीमारियों में जिन लोगों को समस्या थी, उस समय पर एम्बुलेंस की दिक्कत हो रही थी, उस समय पर लोगों को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं
थोड़ा सा समस्याएं आती थी, तो वहाँ पर हमारे वॉलेंटियर्स ने, मैंने स्वयं मैदान में उतर के और काम करने का कोशिश की और उसकी वजह से बहुत से लोगों की सहायता कर पाए और इसका हमें बहुत संतोष है। क्या कहेंगे, जिस तरह से देश में लगातार अपराध अपनी चरम पर है और कहीं ना कहीं आपकी संस्था महिला सुरक्षा पर भी विशेष लड़ाई लड़ रही है, लोग उन महिलाओं की मदद कर रही है जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। आखिर शासन प्रशासन से समन्वय बनाकर आप लोग बात करते हैं, उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आखिर किस तरह की बड़ी समस्याएं आप लोगों के जहन में, यार उस किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर आती हैं महिलाओं से जुड़ी, जिसके लिए आप लोग काम करते हैं? देखिए, दो तरह की समस्याएं हमारे देश में हैं। एक तो जो सबसे जड़ है, क्योंकि जागरूकता फैलाना हमारा मुख्य काम है और हम लोग गांवों में जब भी जाते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं। लड़कियों के विषय में, महिलाओं के विषय में जो हमारे देश में लोगों का एक सोचने का नज़रिया है, वो अभी भी इतना आगे हमारा देश बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी बहुत तंग है। एक संकीर्णता है। हमारे देश का जो पुराना इतिहास रहा है या पुरातन काल में हमारी जो संस्कृति रही है, वो महिलाओं को इज्जत देने का और महिलाओं को देवी मानने की एक संस्कृति रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसका कारण है कि हम लोगों ने अपनी मानसिक संकीर्णता का ही परिचय अभी तक दिया है। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉड करें, हम अपने परिवारों में अपनी बहनों को, अपनी माताओं को जिस प्रकार की इज्जत देते हैं, यही इज्जत अगर हम दूसरे की माता और बहनों को देंगे तो इसमें 100% जो महिलाओं के प्रति हमारे समाज में अपराध बढ़ रहा है वो कम होगा। अब ये कैसे हो सकता है? इसको कम करने के लिए सबसे पहले तो हमें व्यक्तिगत अपने स्तर पर ये देखना होगा कि अगर किसी महिला के साथ स्कूल के दिनों में, पढ़ाई के समय में दिक्कतें हो रही हैं, वो लोग उनको परेशान कर रहे हैं या कुछ ईव टीजिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो उन घटनाओं के लिए हमें अपनी बच्चियों को घरों में बंद नहीं करना पड़ेगा, कैद नहीं करना चाहिए। हमें उन ऐसी चीज़ों को करने वाले जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर लगाम लगानी होगी। शुरुआत में जब उत्तर प्रदेश सरकार आई तो उस समय ईव टीजिंग को लेकर, महिलाओं के प्रति जो छेड़खानी थी, जो इस प्रकार की दिक्कतें हो रही थी, पिछली सरकार में भी जब अखिलेश यादव जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे उस समय भी 10-90 और सारी चीज़ें हुई। लेकिन आज भी जो समाज का महिलाओं को देखने का नज़रिया है वो नहीं बदला है। आज भी कोई घटना अगर होती है तो सबसे पहले हमारा समाज ये कहता है उस महिला में कोई खोट रहा होगा। जब तक हम महिला और पुरुष को एक भाव से नहीं देखेंगे, उनमें छोटे और बड़े का भेद खत्म नहीं करेंगे, तब तक महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हैं वो खत्म नहीं हो सकते। तो इसको खत्म करने का जो तरीका है वो यही है कि अपने भीतर थोड़ा सा आध्यात्मिकता का हमें विकास करना होगा। हम एक आध्यात्मिक होने की जब बात करते हैं तो एक व्यक्ति को महिला या पुरुष होने के लिए नहीं, उसको एक व्यक्ति होने, एक इंसान होने, एक आत्मा के रूप में देखने की जब हमारे अंदर क्षमता बढ़ेगी तो अपने आप इन अपराधों पर रोकथाम लगेगी। लेकिन हम सभी से आध्यात्मिक होने की कल्पना या अपेक्षा नहीं कर सकते, सभी आध्यात्मिक नहीं होंगे। लेकिन अगर हम जो हमारे कानून हैं उन कानूनों को एग्जीक्यूट करें ढंग से, अगर कोई शिकायत महिला पहुंचाती है थाने में तो उस महिला से उत्पीड़न न करके, अभी होता क्या है जनरली थानों में कि जब महिला जाती है शिकायत करने तो उससे इस तरह के सवाल किए जाते हैं जिससे वो महिला ही परेशान हो जाती है, वो थाने जाना ही नहीं चाहती है। तो ऐसे जो मामले हैं उनमें सही एग्जीक्यूशन हो, थाने स्तर पर अगर सही ढंग से काम हो तो महिला अपराधी नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि हर प्रकार के अपराधों पर रोकथाम लग सकती है। क्योंकि थाने स्तर पर जब लोगों को न्याय नहीं मिलता है या थाने स्तर पर जब अपराधी भयमुक्त हो जाते हैं तो वो फिर अपना पैर पसारते हैं और इसके बाद ही बुराइयों को बल मिलता है और समाज जो है वो कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में चल पड़ता है। विक्रम जी, जैसा कि भ्रष्टाचार पे भी आपकी संस्था काम कर रही है, क्या लगता है कि देश, भारत देश जो एक सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है, प्रदेश और केंद्र सरकार के, देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और देश बनाना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचार जिस तरह से आप लोग भी काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त, आखिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं? क्या प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है या विभागों में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी, वो चाहे ऊपर से नीचे के लेवल के हो, क्या इन लोगों द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ाया जाता है? आखिर सरकार से किस तरह की
बात कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आखिर जो विभागीय स्तर पर सुधार है किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव कहता है, पिछले 4-5 सालों से गिव माय राइट्स भ्रष्टाचार के ही मूल विषय पर काम कर रहा है और आज देश के करीब 51 जिलों में हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। मेरा अनुभव ये कहता है कि भ्रष्टाचार तब तक नहीं रुक सकता है जब तक जनता सही जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने के लिए सदन में न पहुंचाए और सरकार अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि जो किसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो किसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनकर और उन पर कार्रवाई करने का काम जब तक नहीं करेगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। जिस तरह से प्रदेश सरकार अपराधियों पर डर बनाने की बात कहती है, तो क्या ये नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी, कर्मचारी, जो भी विभाग हैं, क्या सस्पेंड या इस तरह की कार्रवाई जब तक नहीं होगी, क्या लगता है भ्रष्टाचार या अधिकारी जिनसे इन अपराधियों को, इन भ्रष्टाचारियों को बल मिलता है भ्रष्टाचार करने का, जब तक सरकार इनके ऊपर कठोर कार्रवाई ना करे, क्या लगता है किसी तरह का डर बन पाएगा? क्योंकि बिना डर के मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार पे लगाम लग सकती। देखिए विक्रम जी, जो सस्पेंड करने की या फिर कठोर कार्रवाई करने की बात है वो समय समय पर सभी सरकारें करती हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार ये चाहती है कि उसके शासनकाल में कोई दिक्कत आए और कोई परेशानी आए, भ्रष्टाचार बढ़े या फिर अपराध बढ़े। लेकिन कार्यशैली जो सरकारों की होती है वो सभी सरकारों की अलग अलग होती है। मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी कार्यशैली होनी चाहिए जिस कार्यशैली में जनता के द्वारा चुने गए सीधे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका स्थान ऊपर हो, वो अपने क्षेत्र के जो अपने मातहत अधिकारी हैं उनसे सवाल जवाब भी कर सकें, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह भी उठा सकें और जो समय पड़ने पर वो अपनी सरकारों के बीच में उन बातों को रखें। अगर वो विपक्ष में है, जनप्रतिनिधि विपक्ष में है, तो वो सरकार तक बात पहुंचाए सदन के माध्यम से, या फिर हमारे देश की न्याय व्यवस्था आज भी बहुत मजबूत है, न्याय प्रणाली के जरिए भी हम उन भ्रष्ट अधिकारियों जो सही काम नहीं कर रहे हैं उन पर काबू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने फिर कहा, सबसे पहले तो हमें सभी राजनीतिक दलों से एक मेरा ये अनुरोध है कि वो साफ सुथरी छवि के समाज सेवी लोगों को ही अपनी पार्टी में टिकट दें और उनको आगे राजनीति में लाएं। साथ में ऐसे लोग जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 5 वर्षों तक खड़े रहते हैं, जनता भी उन्हीं को चुनाए, उन्हीं को जिताए। किसी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को देखते हुए अगर आप किसी को भी चुन के भेज देंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर उस नेता की छवि अच्छी हो सकती है, राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन जब होने की नंबर आएगा, जब वो आपके जिले में, आपके गांव तक पहुंचने की बारी आएगी, तो वहां पर आप फिर से पाएंगे कि समस्याएं होंगी। मुझे जो लगता है वो कहीं ना कहीं इस दिशा में हमारी आज की सरकारें जो हैं उनको काम करने की आवश्यकता है। अपने जनप्रतिनिधि जो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा क्षेत्र से आते हैं उनको थोड़ा सा एम्पावर करने की आवश्यकता है, जनता के बीच में उनको भेजने की आवश्यकता है, जनता से सीधा कनेक्शन करने की आवश्यकता है, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि कमजोर हो रहा है। तो विक्रम जी, वृक्षारोपण को लेकर आपका संगठन बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, जहां पर सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें, आखिर जिस तरह से एक अभियान चला रहे हैं वृक्षारोपण, आखिर वृक्षारोपण की जो भूमिका, जो हमारे जीवन में भूमिका है, कितनी महत्वपूर्ण है? आमजन को अपने संगठन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर वृक्षारोपण हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? देखिए, ये हम लोग जितनी भी बातें करते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे वो सरकार की नीतियों की हो, या फिर किसी भी तरह से महिला अपराध की हो, ये सब तभी तक है जब तक ये जीवन है। और क्योंकि मैं थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ मेरा झुकाव है, तो मैंने तो यही समझा है कि ये जब तक पृथ्वी है, ये जब तक जीवन है, तभी तक ये संसार है, तभी तक ये समस्याएं हैं। तो अगर हम तुलना करें कि जो पृथ्वी के ऊपर संकट है, जो पृथ्वी के ऊपर समस्या है, हमारे वातावरण, हमारे जीवन पे जो समस्या है, आज जब कोरोना काल है तो इस समय पर हम सभी देख रहे हैं कि कितनी समस्याएं आ रही हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है या अपराध है, ये तो
उस समस्या के आगे बहुत एक छोटी सी बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अपने पर्यावरण, अपनी पृथ्वी के लिए भी हमारे एक दायित्व है। जैसे भारतवासी होने की वजह से हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व हमारा है, अपने भारत देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। उसी तरह से एक मनुष्य होने के कारण, और जब हम ये मानते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे समझदार प्राणी है, तो ऐसे समय में हमारे कर्तव्य बढ़ जाते हैं अपनी पृथ्वी के प्रति और इस पूरे पर्यावरण के प्रति। तो वृक्ष के बिना हम पृथ्वी को जिस रूप में आज देखते हैं, जिस तरह से यहाँ वर्षा होती है, जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग ऋतुएं आती हैं, इन सब को करने में, इस पूरे चक्र को चलाने में वृक्ष एक बहुत बड़ी सी भूमिका निभाते हैं। तो वृक्षारोपण का जो ये ख्याल आया वो इसलिए आया क्योंकि हमारी संस्था का जो एक कहना है कि कर्तव्य करें अधिकार मांगे, तो हम अपनी सरकारों से, जो हमारे देश की जनता है, उसके अधिकार अगर कहीं बाधित होते हैं तो सरकारों से बातचीत करके उन तक पहुंचाने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमें लगा कि हम एक मनुष्य होने के नाते अपने देश को हरा भरा रखते हुए, इस पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए वृक्षारोपण का काम करें। हर साल हम लोगों ने 4 साल का एक कार्यक्रम बनाया वृक्षारोपण का, जिसमें पहले साल 2000 पौधों से हमने शुरुआत की और हर साल 10 गुने की वृद्धि करने का हम लोगों ने एक संकल्प किया था, जिसमें पिछले साल 2019 में मनकामेश्वर उपवन, जो अपना गोमती नदी के किनारे लखनऊ में है, वहां हम लोगों ने 2000 पौधे लगाए थे। उसके बाद इस साल हम लोगों का वृक्षारोपण कार्यक्रम पहले से थोड़ा सा वृहत हुआ, 20,000 पौधों का हम लोगों ने लक्ष्य रखा, जिसे 51 जिलों में देश में, जिसमें कि झारखंड के कुछ जिले हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं और नेशनल कैपिटल रीजन, टोटल 51 जिलों में हम लोगों ने अलग अलग टीमों के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वृक्षारोपण का कार्य किया है। अब तक करीब 13,500 से अधिक छायादार तथा फलदार पौधे अलग अलग स्थानों पर लगाए जा चुके हैं और उम्मीद है कि हम अपने इस लक्ष्य को इस साल भी पूरा करने की कोशिश में रहेंगे। तो विक्रम जी, आखिर बताएं कि एक संस्था, एक सामाजिक संस्था से आम जन एक आस, एक उम्मीद भी लगाए होते हैं कि कहीं ना कहीं वो संस्था रोजगार देगी, कहीं ना कहीं वो संस्था हमारी समस्याओं के लिए हमसे बात करेगी, उस समस्याओं का निराकरण करेगी। तो आखिर रोजगार के लिए भी आपकी संस्था ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, आखिर वो कदम क्या है? दरअसल हमारी जो संस्था है वो बेसिकली सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे लोगों का फायदा कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम सरकार की नीतियां जो हैं उनमें दखल देने का काम नहीं करते हैं। हम सरकार की नीतियों का लाभ जनता तक पहुंचे, इस दिशा में काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना संकट आया तो आत्मनिर्भर भारत की बात की। हम प्रधानमंत्री जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं और हम भी देख रहे हैं कि समाज में बहुत बड़ी बेरोजगारी, इस कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत बड़ी बेरोजगारी का जन्म हुआ। अब इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए स्थानीय स्तर पे हमें छोटे छोटे से उद्योग लगाने चाहिए। महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज था वो यही था कि हम एक गांव में ऐसी इकाई डेवलप करें जहां पर हर एक चीज हो, रोजगार भी हो और हर प्रकार की सुविधाएं भी हो। तो गिव माय राइट्स ने एक सोच बनाई और कोरोना के समय में हमने भी एक घोषणा की है कि 2020 के खत्म होने से पहले पहले हम लोग 100 परिवारों को न्यूनतम 12,000 रुपए की एक आमदनी के लिए व्यवस्था करेंगे, उन लोगों को रोजगार दिलाएंगे। अब ये रोजगार कैसे आएगा, इसके लिए कुछ उद्योग करने होंगे। तो हम लोगों ने 3 विषयों पर काम शुरू किया है। एक तो डेयरी प्रोडक्ट, दूसरा आटा उद्योग और तीसरा मसाला उद्योग। ये उद्योग ही क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पे किसानों से जुड़े हुए हैं और जब लॉकडाउन आया तो शहरी जो अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं अब ऑनलाइन दिशा में है और उस पर बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हुई। जो ऑनलाइन तकनीकियों का प्रयोग करके लोग आगे बढ़े वो अपना काम कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग परंपरागत ढंग से काम कर रहे थे उन लोगों को कहीं ना कहीं अधिक दिक्कतें हुई। तो हमने ये कोशिश की है कि जो हमारे अपने संसाधन हैं उन संसाधनों के माध्यम से एक तरह से एफएमसीजी सेक्टर का और डेयरी प्रोडक्ट्स का काम शुरू करें, जिससे होने वाली आमदनी से हम लोगों को रोजगार भी दिलाएं और अपनी संस्था की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई है उस लड़ाई को भी बल देने का काम करें। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
तो नरेंद्र जी, आखिरी सवाल कि कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को देना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं वो शोषण का शिकार हैं, शोषित हैं या किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आखिर संस्था उनकी मदद किस तरह से कर सकेगी या संस्था से मदद लेने के लिए आखिर वो क्या करें? देखिए, भगवत गीता का एक बहुत अच्छा श्लोक है। भगवत गीता कहती है, उद्रेत आत्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। अपनी अच्छी स्थिति और अपनी पतन, इन दोनों का कारण मनुष्य स्वयं ही होता है। वो अपना सबसे अच्छा मित्र भी होता है और अपना सबसे बड़ा शत्रु भी होता है। ये 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने बताई बात। मैं वही बात आज कहता हूं कि लोकतंत्र के रूप में, भारत के संविधान के रूप में आपके पास एक ऐसी शक्तिपुंज आपके पास में है कि जिसका अगर सही ढंग से उपयोग किया जाए, अगर उसको सही ढंग से उसकी ताकत को समझ लिया जाए, तो न केवल आप अपना भाग्य बना सकते हैं, बल्कि इस देश को भी परम वैभव तक पहुंचाने में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। लोकतंत्र का सही ढंग से प्रयोग, हर 5 साल में जब आप वोट डालने जाते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को अपनी जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, उसके अमीर या गरीब होने के हिसाब से आप न चुने, आप उसको उसके गुणों के हिसाब से चुने, उसने समाज के लिए क्या किया है उस चीज को ध्यान में रखते हुए चुने। साथ में आपका संविधान, आपका कानून आपको यह अधिकार देता है कि अगर कोई भी अधिकारी आपके साथ अन्याय करे, आपको सरकारों के द्वारा चुनी हुई, आपके द्वारा चुनी हुई सरकारों के द्वारा जो अधिकार दिए जा रहे हैं उनसे महरूम रखने का काम करे, उनसे आपको वंचित करे, तो उसके खिलाफ आप न्याय व्यवस्था के माध्यम से पूरी तरह से मजबूती से लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों को पा सकते हैं। अगर कहीं पर आपको लगता है कि आप इन अधिकारों को अकेले पाने में सक्षम नहीं हैं, तो गिव माय राइट संस्था आपके साथ सदैव खड़ी है, आपके कंधे से कंधा मिलाकर। गिव माय राइट से जुड़ने के लिए आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। गिव माय राइट से जुड़ने के लिए आप भारत के नागरिक हैं और आपको गिव माय राइट्स की कार्यप्रणाली से पूरी तरह से सहमति है, इतना ही काफी है। तो गिव माय राइट संस्था अपने देश में हर एक नागरिक के साथ, जब तक कि वो भारत के संविधान में आस्था रखता है, जब तक कि वो भारत के कानून को चैलेंज नहीं करता है, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। और जिस हद तक भी हमें उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम हमेशा लड़ेंगे। हमारे अपने कहीं ना कहीं कुछ हमारे अपने लिमिट्स हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं, उन चीज़ों को हम लगातार बढ़ाने की दिशा में हैं। लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम लोग कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए हमारे पास अधिकार बहुत बड़े नहीं हैं। आप लोग जितनी बड़ी मात्रा में हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं, उतने ही मजबूती के साथ भारत की सरकार और राज्यों की सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग करा सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम चुनी हुई सरकारों की योजनाओं को लोगों तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंचाने में सरकारों का सहयोग करते हैं, तो इससे सरकारों का भी लाभ है, सरकारों का हानि नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये थे हमारे साथ आज नरेंद्र विक्रम सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आदमी अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों को निभाकर जिंदगी में एक सफल कार्य कर सकता है। और अगर उसे किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं तो गिव माय राइट्स उनके साथ खड़ा है। और जिस तरह से उन्होंने बखूबी बताया कि आखिर आम जन का जो जीवन रहा उसमें किस किस तरह की भूमिका रही और सरकार की भूमिका, और भ्रष्टाचार, जिस तरह से भ्रष्टाचार प्रदेश सरकार देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर भी आम जन किस तरह से लगाम लगाए या किस तरह की जो भी दिक्कतें आम जन को आए, गिव माय राइट्स उनके साथ खड़ा है, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। जहां पर हंगामा टाइम्स न्यूज़ की ये मुहिम भी है कि आम जन की आवाज़ अगर कोई भी नहीं सुनता या किसी भी तरह की समस्याओं से वो जूझ रहा है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। जिस तरह से आज हम गिव माय राइट्स के संस्थापक डायरेक्टर नरेंद्र विक्रम जी से मिलने आए, उनसे जाना कि आखिर गिव माय राइट्स के निर्देशों के एजेंडों पर काम कर रहा है। फिर मिलेंगे किसी खास बात के साथ, किसी खास मुद्दे के साथ। नमस्कार।